जाहिर सी बात है हमारा एजेंडा जो है वो काफ़ी पावर पैक्ड है तीनों दिनों का। लेकिन ये जो कॉन्वर्सेशन है आई वुड से दैट दिस इज गोइंग टू बी द वन ट्रू हाइलाइट, वन ऑफ द ट्रू हाइलाइट्स ऑफ नैटकॉन 2025। ये जो थीम है हमारा, इसी से अलाइन होके इस कॉन्वर्सेशन को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट फॉर विकसित भारत, रियल एस्टेट एंड यूएसडी 10 ट्रिलियन ड्रीम बाय 2030। ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए केवल एस्पिरेशनल नहीं है, बट दिस कॉन्वर्सेशन वी गोइंग टू ट्राई एंड गेट टू अ सर्टेन रोड मैप that is going to help us become truly the backbones of the dream of Viksit Bharat. And of course, to deliver this keynote address is a leader whose name is synonymous with financial wisdom, economic foresight, and policy insight. He is someone who has been constantly guiding both the industry and the investors with a certain amount of clarity, but most importantly, with conviction. He has led his team to the Best Fund House of the Year award at all the mutual funds where he has worked with Kotak, ICICI Prudential, Franklin Templeton Mutual Fund. He's a part-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. He's a part-time member of the Unique Identification Authority of India. He's a member of the Insurance Advisory Council set up by IRDAI. He's a member of the PFRDA Committee for Determination of Investment Pattern of Pool Corpus under the Unified Pension Scheme. And of course, his accolades go on and on, but please join me in welcoming our keynote address speaker, on stage Group President, Managing Director of Kotak Mahindra Asset Management Company, Mr. Nilesh Shah. Hi, good evening to all of you. My presentation is about roadmap to Viksit Bharat. और विकसित भारत तब बन पाएगा जब ऑडियंस के लोग अपना फोन बाजू पे रखेंगे और स्पीकर को सुनेंगे। ये चीज हम भारतीयों को आती नहीं है, बट सीखना जरूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर अ डेवलपिंग नेशन। बाहर जो खड़े हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि भाई अगर भारत को विकसित करना है तो हॉल के अंदर आ जाइए। बाहर रह के आप अपनी हेल्थ ही खराब करेंगे कचरा फूड खा के। On a serious note, what should be goal of Viksit Bharat? When we talk about India, it's not one country, it's a continent. And there are many parts to it. 1% people like in this audience, ये सब फ्रांस में रह रहे हैं। आपकी पर कैपिटा जीडीपी एक रईस देश से कम नहीं है। 27% भारतीय मिडिल इनकम नेशन इंडोनेशिया में रह रहे हैं और 72% भारतीय आज भी सब सहारन अफ्रीका में रह रहे हैं। Whatever one says about India, opposite is also true. हमारी ऑफिस में जब कोई बहुत बेरिश होके आता है तो हम उसे जियो का कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाते हैं। देख भाई, दुनिया की सबसे महंगी शादी यहाँ पे हुई थी, तो भारत पे इतना बेरिश मत हो। और कोई बहुत बुलिश होके आ जाए तो उसे दूसरी साइड से धारावी दिखा देते हैं। एक ही किलोमीटर अंतर पे धारावी और दुनिया की सबसे महंगी शादी एक साथ है। Compared to last 20 years, we have moved people from sub-Saharan Africa to Indonesia and Indonesia to France. बट विकसित भारत का गोल यही होना चाहिए कि 2047 में एक भी भारतीय अफ्रीकन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं जिए।
इसका फाउंडेशन हमने खड़ा कर दिया है। सरकार पहले कमाती कम थी, खर्चा ज्यादा करती थी, आज भी वही करती है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम। पूरे विश्व में भारत और भारतीय एकमात्र जनरेशन होगी जो अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के कह पाएंगे, बेटे हमने अपने वर्तमान के लिए आपका भविष्य गिरवी नहीं रखा। Between subprime crisis to COVID crisis, the only country which has reduced its debt to GDP ratio is India. No other major economy in the world has been able to do it. Banking, NPAs have reduced. आज से तकरीबन 1-1.25 साल पहले आप सबने SVB बैंक का नाम सुना होगा। अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो रही थी। हमारे मुंबई में एक छोटी सी बैंक है श्यामराव विट्ठल बैंक। बेचारे श्यामराव विट्ठल बैंक को लोगों को मैसेज कहना पड़ा, भाई SVB मतलब वो अमेरिकन बैंक जो डूब रही है। आई नो ताली मारने में थोड़ी तकलीफ होती है, आप लोग बिल्डर है। So this is how good our banking system is, that one of the smallest cooperative bank has to clarify, भाई अमेरिकन बैंक डूब रहे हैं, हम नहीं। महंगाई from high double digit level, it has come down to mid single digit. एंड जब भी ये कहते हैं तो कोई न कोई ऑडियंस में खड़ा हो जाता है कि नीलेश भाई आपको आटे दाल चावल का भाव मालूम नहीं। आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस से इस तरह डिस्प्यूट नहीं करते, बट आप ही देखिए, एक जमाना था हिंदी फिल्मों में रोटी कपड़ा मकान जहां पे हीरोइन गाना गाती थी, महंगाई मार गई। कालीचरण जहां पे विलन फूड की ब्लैक मार्केटिंग करता था। आप सोच के बताइए कौन सी ऐसी हिंदी मूवी में हीरोइन अब महंगाई मार गई गाना गाती है और विलन फूड की ब्लैक मार्केटिंग करता है। अगर आप नहीं बता पाए तो आपको मानना पड़ेगा कि महंगाई कम हो गई है। FX 1990 में हमें सोना गिरवी रख के लोन लेना पड़ा। आज दुनिया के टॉप 5 FX होल्डर में हम आते हैं। $700 बिलियन से ज्यादा का रिजर्व है, और आज भी बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जिनके पैसे स्विस बैंक में पड़े हैं। जिस दिन उनका पैसा भारत में आ गया, हम टॉप 3 में आ जाएंगे और स्विट्जरलैंड शायद टॉप 10 में भी नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग सब उसे खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। एंड बोमन भाई, हूँ तो BKC में बेसू छू तो भी आ कहूँ छू कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इज मूविंग फ्रॉम डेफिशिएंसी टू अवेलेबिलिटी। To travel 10 kilometers, I spend about an hour from BKC to Juhu. And yet I'm making that statement कि नहीं भाई, मेरा देश बदल रहा है। माइंडसेट जब से सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट घुमा दिया, तब से जैसे इंडियंस की जनरेशन बदल गई। पहले गोरे का फोन आता था, हम लोग खड़े होके बात करते थे। आज गोरा धनाधन बेच रहा है, 18 महीने से हम खरीद रहे हैं। Fragile 5 से we have become fastest growing major economy, but we have a long distance to cover because 70% of population is still living in sub-Saharan Africa standard. How do we lay the foundation of Viksit Bharat? एक बार मैं किसी के साथ बैठा था, हम लोग को उन्होंने पूछा कि विकसित भारत कैसे बनाया जाए। हम लोग सब चालू हो गए, ये करिए वो करिए फलाना करिए ढिमकाना करिए।
और फिर उन्होंने पूछा कि जब मैं चाइना के बारे में पढ़ता हूँ, जापान के बारे में पढ़ता हूँ, कोरिया के बारे में पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले बात आती है कि discipline and character of their citizen. Today, Singapore is here because Singaporeans are disciplined. Japan is here because there is character. Somewhere we'll have to implement. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. एक लक्ष्य करके मूवी आई थी अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा की, और उसमें ऋतिक रोशन फौज में ज्वाइन हो जाते हैं। शायद अनुपम खेर का पेशा उस फिल्म में रियल एस्टेट का ही था, और फिर वो एक डायलॉग मारते हैं कि मेरे सारे पड़ोसी मुझे कहते हैं कि अपना बच्चा सरहद पे होना चाहिए जब युद्ध हो रहा है, मैं अकेला हूं जिसने अपने बच्चे को सरहद पे भेजा है। We all want our neighbor's son to go and fight a war. The day we start sending our kids to fight a war, that's the nation which will become Viksit Bharat. The second thing, whatever talent we have to protect. Not many people will know him. This gentleman is Dr. Subhas Mukhopadhyay. इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था भारत में, और नहीं मिला। इन्हें डबल डॉक्टरेट मिली थी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो। वे वापस भारत आए और उन्होंने भारत की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अलियास कनुप्रिया अग्रवाल को 1978 में बनाया। मोर इम्पोर्टेंटली, ये दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो में तकरीबन 60-70 दिन पहले हुई थी। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज मिला फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी। हमने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की जो रिसर्च थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्हें इतना परेशान किया कि 1981 में उन्होंने आत्महत्या कर दी। As a nation, we have capability to convert a Nobel Prize winner into suicide. बचपन में आप सभी लोगों ने एक जोक सुना होगा कि एक एक्सपोर्टर थे, इंडिया से क्रैब की एक्सपोर्ट करते थे, बट वो ड्रम, उसके ऊपर कंटेनर या लीड नहीं लगाते थे, ढक्कन नहीं लगाते थे। उनके इंपोर्टर ने कहा कि भाई आप ढक्कन नहीं लगाएंगे तो जर्नी में सारे क्रैब बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, ये इंडियन क्रैब है, जैसे ही एक ऊपर जाएगा बाकी लोग उसे नीचे खींच लेंगे। यह क्रैब मेंटालिटी हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि एक के कंधे पे दूसरा ऊपर जा सके। नो कंट्री हैज ग्रोन विदाउट एक्सपोर्ट्स, और भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। इसीलिए ट्रंप साहब हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। कैन वी क्रिएट इंडिया विकसित भारत विदाउट एक्सपोर्ट्स? किसी ने आज तक नहीं किया है। हाउ डू वी बिल्ड एक्सपोर्ट्स? वेल, जैसे अभी नेस्ट की फिल्म थी, R&D के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट हमारी R&D तो फिनलैंड जैसे देश से भी नीचे है इन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। जुगाड़ में बिलीव करते हैं, R&D में निवेश नहीं करते। बड़े से बड़ी कंपनी निवेश से डरती है। यह मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। जब तक हम R&D के लिए निवेश नहीं कर पाएंगे, वह कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे जो दूसरे देश के लोग हमसे इंपोर्ट करना पसंद करें।
अगर R&D में निवेश नहीं करना है तो क्या करें? वेल, आप सभी ने जेरोक्स का नाम सुना होगा। आप सभी की ऑफिस में इसके कॉपियर मशीन होंगे। बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है कि जेरोक्स के पास एक पालो आल्टो रिसर्च सेंटर करके यूनिट है, जिसमें उन्होंने भविष्य का निर्माण किया। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसके तहत आज के मॉडर्न कंप्यूटर बने। इथरनेट, जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है। लेजर प्रिंटिंग, वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड अल्टो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिससे आज के सॉफ्टवेयर बने। आज की पूरी मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी जेरोक्स के पालो आल्टो रिसर्च सेंटर में इन्वेंट हुई। वह हार्डवेयर कंपनी थी, उन्हें पता ही नहीं चला उनके पास अलादीन के कितने चिराग थे। एक जमाने में जेरोक्स का निवेश था एप्पल में। उन्होंने पालो आल्टो रिसर्च सेंटर में स्टीव जॉब्स को बुलाया। ग्राफिक यूजर इंटरफेस और इथरनेट देख के स्टीव जॉब ने सोचा कि अब मुझे पर्सनल कंप्यूटर बनाने का आइडिया मिल गया। आज एप्पल का मार्केट कैप जेरोक्स से तकरीबन 20 या 30 गुना ज्यादा है। And Steve Jobs himself said Xerox could have owned the entire computer industry. It could have been the IBM's or Microsoft of the 1990s. They invented future, but others copied it. As Indians, if we can't invent, then we'll have to figure out how to copy, like what Apple, Microsoft, and other companies have done from Xerox. So beg, borrow, or steal, but invest in innovation. Market will reward innovation. Zomato अभी अभी चालू हुई कंपनी है और उसका मार्केट कैप is today 3 lakh crore, bigger than Tata Motors, bigger than Hindalco. टाटा मोटर्स के पास हजारों करोड़ रुपए निवेश की है फिक्स्ड एसेट्स में। जोमेटो के पास सिर्फ IPR है, and yet Zomato is valued at a much higher level than established companies like Tata Motors and Hindalco. If you innovate, market will reward. एक्सपोर्ट्स के लिए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। सरकार तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगी। और आज का एंटरप्रेन्योर महाभारत के अभिमन्यु की याद दिलाता है। महाभारत में अभिमन्यु अपनी मर्जी से चक्रव्यूह में गया था। जब तक लड़ रहा था तब तक उसे विश्वास था कि मेरे रिलेटिव्स मुझे मदद करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग सब कलयुग के अभिमन्यु हो, चक्रव्यूह में पैदा होते हो और पांडव और कौरव दोनों से लड़ते हो। ये हमारे कानून है, जिसको अगर आप कंप्लाई नहीं करो तो जेल में जा सकते हो। अंग्रेज चले गए, बट थूकदानी हमारे लिए अभी भी छोड़ के गए हैं। जब तक हम अपने अभिमन्यु को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो चक्रव्यूह को कैसे भेदेगा। We need to improve ease of doing business so that our businessmen can focus on markets and exports. Do we require such kind of rules, regulations? All of you know the answer. टैलेंट को एनकरेज खाली बातों से नहीं किया जा सकता, उसके लिए पैसा चाहिए। भूखे पेट न भजन गोपाला, बिल्कुल उसी तरह बगैर पैसे बिजनेस करना मुश्किल है। और हम एक ऐसे देश हैं जो दिखने में तो मरु प्रदेश है, रण है, बट उसमें एक आइसबर्ग पड़ा हुआ है।
we need to melt this iceberg for providing capital to our entrepreneurs. एक, we have to move Indians from speculation to investment. SEBI कहता है 9 out of 10 people lose money in F&O trading. And 10 out of 10 people believe कि हम तो उसमें belong नहीं करते, we are 1 out of 10. भाई मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है. 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास का लोग नुकसान F&O ट्रेडिंग में करते हैं. क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, पॉन्सी स्कीम, ये सारा पैसा मिसअलोकेट हो रहा है. और इसीलिए आप में से बहुत लोग जब अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहते हैं, न बैंक दे पाती है, न मार्केट दे पाता है. इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ती है बिकॉज आपके कस्टमर्स F&O ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं. हाउ डू वी मूव ऑल दिस पीपल फ्रॉम रातों रात अमीर बनने से सही तरीके से निवेश करें. इन कई बार लोग सोचते हैं कि एजुकेशन इज द पनिका, लोगों को नॉलेज दीजिए. वेल, भारत का सबसे एजुकेटेड स्टेट है केरला. वहां के लोग लॉटरी के बहुत शौकीन हैं. जितना पैसा वो साल में लॉटरी खरीदने में लगाते हैं, उतना पैसा उन्होंने क्यूमुलेटिवली स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया है. आज तक इनको ये पता नहीं चला कि लॉटरी के धंधे में हमेशा बेचने वाला पैसा बनाता है, लेने वाला कभी नहीं बनाता. जिस दिन बेचने वाले ने नुकसान कर दिया, लॉटरी का बिजनेस बंद कर देगा. सो वी हैव टू कन्विंस इन्वेस्टर्स टू अलोकेट देयर सेविंग्स प्रॉपरली. इसके साथ साथ हम भारतीयों में एक कस्तूरी मृग मेंटालिटी है. ऑल ऑफ यू नो कस्तूरी मृग, जो कस्तूरी की तलाश में घूमता रहता है विदाउट रियलाइजिंग के वो उसकी नाभि में छुपी है. पिछले 25 सालों में भारत ने ऑफिशियली $510 बिलियन सोने की आयात में खर्च किया है. 1000 टन सोना सालाना इंपोर्ट करते हैं, 300 टन की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, और 700 टन सोना लोगों की तिजोरी में जाता है. क्यूमुलेटिवली $510 बिलियन. अब आप सभी को मालूम है कि गोल्ड स्मगलिंग कुछ साल पहले बहुत होती थी. कस्टम्स में गोल्ड सीज होता है, उसके न्यूज़ भी आती रहती थी. And if we assume that gold smugglers are not patriotic Indians who wants to contribute to our exchequer, the run rate of gold smuggling for break-even was about $7 billion based on the gold seized at customs. साल का $7 बिलियन, 25 साल का आप हिसाब लगा दीजिए. आप लोग सब सिंगापुर से बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जाएंगे, एंड आप आसपास नजर करना, पूरे प्लेन में बप्पी लहरी के रिलेटिव्स दिखेंगे. थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट आ जाएगा समझ में. Collectively have we spent $700 billion in import of gold, silver, diamond, pearl in last 25 years? Quite likely on official as well as unofficial account. That is more than the foreign direct investment we have received. That is more than the foreign portfolio investment we received. We don't want our decision makers to come to Singapore for asking money. They need to go to Jaipur and Ahmedabad and Rajkot to get the money. लोगों को अगर निवेश कराना है, बिजनेस को सपोर्ट करना है, तो रूल ऑफ लॉ चाहिए. ये साहब अमेरिकन गुरु घंटाल है, बर्नी मैडोफ करके, आप लोग में से कई इनको जानते होंगे. इन्होंने अमेरिकन को $60 बिलियन का चूना लगाया था. इनसे बड़ा गुरु घंटाल आज तक पैदा नहीं हुआ. बहुत कम लोगों को इनके बारे में मालूम है.
This gentleman is Irving Picard, who was tasked to recover money for the victims of Bernie Madoff. And over the years, Irving Picard worked and recovered every single naya paisa for the victims of Bernie Madoff. This is America, and that's why they are great nation. There is rule of law. हमारा 1992 का हर्षद मेहता स्कीम आज भी चल रहा है. कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से होंगे तो उन्हें निर्मल सिंह भांगू याद होगा. उनकी एक कंपनी थी पंजाब एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड. उस जमाने में आज से 20 साल पहले उन्होंने 60,000 करोड़ का चूना लगाया था. आज तक लोगों को पैसे नहीं मिले. बर्नी मैडॉफ तो पैदा होते रहेंगे, कभी निर्मल सिंह भंगू के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे. हमें तो इरविंग पिकार्ड की जरूरत है. एक्सपोर्ट्स करना है तो कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए. ये पिक्चर आप में से कई लोगों को याद होगा, कोविड के समय में पब्लिश हुआ था. वुहान में चाइना ने 7 दिन या 10 दिन में 1000 बेड की हॉस्पिटल खड़ी कर दी थी. हमारे देश में तो 10 दिन में हम अपने बिल्डिंग का नामकरण भी नहीं कर सकते. ब्रिज बन जाता है, उद्घाटन के लिए राह देखते हैं कब आएंगे. We'll have to build infrastructure at a pace which can make India competitive. Finally, people respect what they perceive. Perception के मामले में हम लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए. आप सभी को मालूम है ऑपरेशन सिंदूर ने क्या किया. दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए. इंप्रेशन क्या है, परसेप्शन क्या है? लोगों को लगता है पाकिस्तान युद्ध जीत गया. उनके हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल की पदवी मिली. ये मई की बात कर रहे हैं, कुछ महीने पहले की, और हम लोग ये परसेप्शन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. आज हम सिंगापुर में निवेशकों को मिल रहे थे और बड़ा पेन होता है, दुख होता है जब हमें आज भी भारत का परसेप्शन ठीक करना पड़ रहा है. We need to focus on how to manage perception, how to make people aware about what's happening in real India. As I mentioned, whatever one says opposite is also true in India. कुछ लोगों को सिर्फ इंडिया में बुरा दिखता है. हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी कि हम इंडिया की अच्छाई भी लोगों को दिखाएं. Finally, all of us have to vote. नॉर्मली हम लोग इलेक्शन वाले दिन छुट्टी ले लेते हैं, घर पे बैठ जाते हैं. But we have to vote to ensure that good economy becomes good politics. There are few things which we may not be able to push, like population control bill. उससे ग्रोथ पे कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा. There are few things which we will continue to do well, like infrastructure investment, digitization. नेबर इतने अच्छे मिले हैं तो डिफेंस पे खर्चा करेंगे. एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, हाउसिंग पे निवेश करेंगे जैसे एम्बेसडर ने बताया. फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाएंगे एंड प्रूडेंट रेगुलेशन करेंगे कि हमारी बैंक एसवीबी नहीं बन जाए. हमारी एसवीबी ही रहे. ये सारी चीजें हमें तकरीबन 5-6-7% ग्रोथ दे पाएगी. अपने क्लास में हम अव्वल दर्जे पे आएंगे, लेकिन हम सिर्फ 60-70% मार्क लिख के टॉप करेंगे. हमारी औकात 100 में से 100 मार्क लाने की है, बट 60-70 मार्क पे खुश हो जाएंगे. असेट मोनेटाइजेशन करते हैं बट बहुत कम.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट करते हैं, बट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट फोकस लाना पड़ेगा। उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ानी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी है जहां पे शायद हम उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, जैसे टैलेंट को बरकरार रखे, लैंड लेबर फार्म रिफॉर्म्स बनाए, रूल ऑफ लॉ इरविंग पिकार्ड जैसा बनाए, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करे। लाइक होटल के धंधे में अगर गवर्नमेंट हो तो भी क्या, नहीं हो तो भी क्या। बट लिथियम की माइन जो भारत में नहीं है, वह बाहर खरीदने की ताकत तो गवर्नमेंट में ही रहेगी। सो हाउ डू वी डाइवेस्ट फ्रॉम द पास्ट टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर? And more importantly, how do we pursue favorable policy to support our business? अगर ये चीजें हम कर पाए, एक वोटर की तरह हम सरकार को ये कॉन्फिडेंस दे पाए कि आप ये टफ चीजें करिए, टफ रिफॉर्म्स करिए, हम आपके साथ है, तो 10% ग्रोथ प्रति साल कई सालों तक आने की संभावना है। We should not be happy topping the class at 5, 6, 7% growth. We must aim for 10% growth. And for that, we as a voter will have to give confidence to the government that yes, reforms will be accepted. With all this, we have to empower our entrepreneurs that they start substituting imports and start exporting. No country has grown to Viksit stage, developed stage, without exports. It will require talent, it will require infrastructure, it will require funding, it will require government support. Many countries have done. We can also copy it. Let me now spend few minutes on Viksit real industry. China today has grown 5 times higher than India because the real estate industry carried the load. How do we create Viksit real estate industry? It has done extremely well, but there is far bigger and better future ahead. Urbanization drives growth. 13 districts of India around the cities of Mumbai, Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Jaipur, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Pune contributes half of India's GDP. And 600 se other district in non-metro, non-urban area gives other half of GDP. Mathematically, 13 equal to 692 is wrong. But in India, thanks to urbanization, 13 is equal to 692. How do we spread urbanization? How do we make this 13 urban clusters 25 or 30 or 50? The real estate model today is high margin and low volume. We must create a structure which is high volume and reasonable margin. Real estate will require funding. Today, because volumes are low and margins are high, external funding is not required or less required. But eventually, if you want to become as big as China, there will be need for funding. REIT InvIT, this is one instrument which is catching eyes of investors. Think about monetizing commercial as well as residential properties through REIT and InvIT. Tokenization of real estate. Today, real estate is an illiquid instrument in the investor's portfolio. With blockchain, tokenization of real estate is possible. You will be able to create fractional ownership.
an illiquid property will become liquid through fractionalization and tokenization. This is something which I will sincerely request all of you to consider. Finally, we need Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae kind of mortgage regulator come backstop financial. One more thing, you are one of that rare industry where you borrow at a higher rate than your consumer. Maruti Suzuki's borrowing rate is never lower than the rate at which his cars are getting financed. But आपके कस्टमर 7.5% पे हाउसिंग लोन लेते हैं और आपका रेट आप सबको मालूम है. Somewhere governance needs to be improved. There are many shining examples. Rustam ji is one. This needs to be spread. The day your borrowing cost comes below your customer's borrowing cost, you have become Viksit real estate industry. One thing which we have to avoid is scoring self-goal. We have tremendous capability to snatch defeat from the jaws of victory. This is West Bengal. Tata Nano's factory was planned over there. For 5 years they didn't work out. Today that area is praying for Tatas to come back. This is same Tata Nano factory in Sanand. Thanks to Tata Nano, Maruti and Suzuki, this area has become export hub. There is development, there is job, there is growth, there is prosperity. Which model we choose will determine whether India becomes Viksit or not. Finally, with all plus and minus, I still believe India will become Viksit Bharat like this. Some of you might be from the city of Hyderabad. This is the place you should be able to recognize. This is Bansilal Pet in Hyderabad, 150-year-old step wall, ignored, dirty, garbage. This was India's economy before 1991. Thanks to the liberalization and reforms process, we are on our way to Viksit Bharat. And if we all work together, I'm sure it will become like today's Bansilal Pet, which has become tourist attraction. The road to Viksit Bharat will definitely happen, but it's not an easy road. I'll finally leave you with this poem of Harivansh Rai Bachchan. None of us have walked on the flower road. All of us have reached here and become Viksit or rich by walking on Agnipath. हमारी कहानी भी भारत की कहानी से जुड़ी है. एक जनरेशन को अग्निपथ पे चलना होगा, तब जाके विकसित भारत का निर्माण होगा. धन्यवाद. नीलेश सर, हम आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे. What say everyone? आवाज नहीं आ रही है आपकी. Let's give it up for Mr. Nilesh Shah, जिन्हें हम प्यार से नीलेश भाई बुलाते हैं. And Nilesh sir, please join us on the stage. I'd like to invite Mr. Shekhar Patel, who's going to now deep dive into these amazing nuggets of wisdom that we just got from Mr. Shah. हेलो,
नीलेश भाई, आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ यू। काफ़ी सारी आपकी बातें सुनी है, पर आज का जो आपने जो प्रेजेंटेशन दिया, इट वाज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। तो आपके जो डिस्कशन था उसमें विकसित भारत का जो पूरा ये थीम है इस बार का, वो कवर हुआ। रियल एस्टेट यानी आपने बताया 6% जीडीपी ऑन एन एवरेज हम ग्रो कर रहे हैं। कहीं पर जाके रियल एस्टेट का भी इसमें काफ़ी रोल है। और रियल एस्टेट में अभी हम जो फेस कर रहे हैं, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि हाई मार्जिन पे हम लोग काम करते। आई थिंक आप लोग एग्री करते हो कि नहीं? तो मेरे हिसाब से 100 रुपये का जो हम माल बेचते हैं उसमें 40 रुपया सरकार के पास जाता है, तो 40 रुपये का माल मार्जिन सरकार का है। तो ओवरऑल अगर ये सब चीज़ों में, यानी आप तो सबको पता नहीं होगा, अपने प्रधानमंत्री जी के सलाहकार भी है नीलेश जी, और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम है उसमें ही इज़ अ एडवाइज़र। तो जो गवर्नमेंट को हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर गवर्नमेंट बूस्ट देती है, जो आई थिंक 2022 तक अफोर्डेबल हाउसिंग की सारी स्कीमें चल रही थी। 2022 के बाद आज अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई भी प्रमोशन स्कीम नहीं है जो पहले थी। तो जो भी प्रमोशन हम लोग, तो जो गवर्नमेंट को बोलते हैं कस्टमर के लिए बोलते हैं, कस्टमर से जो आप 40 रुपया टैक्स ले रहे हो, वो 40 की जगह 30 रुपया लो, तो कस्टमर को 10 रुपया बच जाएगा उसका, और उसका बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और वो बढ़ जाएगा तो रियल एस्टेट में जो 1 रुपया खर्च होता है मार्केट में, वो 3 से 4 रुपया बनता है, क्योंकि 1 रुपये के बाद वो जो, तो ये इसके बारे में आपकी राय और आपका विजन अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में वो जानना चाहेंगे। सो शेखर भाई, एक चीज तय है कि गवर्नमेंट में कोई भी काम एक बार बात करने से नहीं होता। परसिस्टेंसी पेस। एंड गवर्नमेंट में बहुत सारे डिसीजन मेकर हैं। मतलब मेरा फेवरेट एग्जाम्पल यही है कि गवर्नमेंट कोशिश तो हमेशा दूध पाक बनाने की करती है। दूध, चावल, बादाम, शक्कर सब लेके आते हैं, बट सरकार में कोई न कोई एक ऐसा बंदा होता है जो आके फाइनली अंत में नींबू निचोड़ के चला जाए। एंड टू बी फेयर, उनको पता भी नहीं है कि वो नींबू निचोड़ रहे हैं, बट दे आर कमिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अल्टीमेटली दूध पाक नहीं बनता। सो माय रिकमेंडेशन विल बी to create a lobby to pressurize government on improving urban infrastructure. हमें आपसे कोई टैक्स कंसेशन नहीं चाहिए। We just want to provide better life to citizens of India. क्यों वो झुग्गी चौपट पट्टी में रहे, क्यों वो कच्चे घर में रहे, क्यों ना हम उसे सिंगापुर में जिस तरह लोगों को HDB के हाउस मिले वैसे घर दे। एक बार वोटर्स से वो प्रेशर बिल्ड होगा कि वी वांट टू मूव फ्रॉम झुग्गी चौपट पट्टी टू HDB काइंड ऑफ हाउसिंग, ऑटोमेटिकली पॉलिटिशियंस विल हैव टू वर्क इन अचीविंग दैट। आप अपने लिए टैक्स कंसेशन मांगोगे, नहीं मिलेगा। आप वो प्रेशर खड़ा करिए कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे सिटीजन्स को अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है। और सरकार ने इतने सारे कदम उठाए। पासपोर्ट पहले कितनी मुश्किल से मिलता था, अब ऑनलाइन मिलता है। आपको कोविड के समय में वैक्सीन इतनी आसानी से मिल गई, सर्टिफिकेट इतनी आसानी से मिल गया। तो सरकार का फोकस है कि सिटीजन्स की लाइफ इंप्रूव करे, और घर से ज़्यादा क्या ज़रूरी होगा सिटीजन्स के लिए। तो प्लीज वर्क द रिवर्स वे। फिर सरकार आपके पास आएगी कि भाई मुझे लोगों को घर देना है, मैं क्या करूं शेखर भाई। वेल आंसर्ड। हमारा जो नींबू है ना सर,
वो 45 लाख रुपीस की कैप है, तो आप वो सरकार तक पहुंचा दीजिएगा अफोर्डेबल हाउसिंग की। आपने क्रिकेट की बात की, इकोनॉमी के, एक मेरा मानना है पिछले 5 साल कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने राहुल द्रविड़ की तरह स्लो स्टेडी एंड डिफेंसिव बैटिंग की, फिर थोड़ा टाइम सुधरा तो विराट कोहली की तरह एक लंबी इनिंग खेली और थोड़ा माइल्ड अग्रेशन हुआ, और अभी जो चेंजेस हो रहे हैं पॉलिसी में वो शुभमन गिल की तरह एक लगता स्मूथ है पर एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग और थोड़ा कॉन्फिडेंस से खेल रही है सरकार। यानी जो पिछले सालों में चेंजेस आए हैं, यानी पिछले साल से जब चालू हुआ कि आरबीआई ने पहले रेंट इंटरेस्ट रेट में कटौती की 2 बार की, बजट में इनकम टैक्स में राहत मिली लोगों को, और अभी ये जीएसटी का बहुत बड़ा, तो ये बेनिफिट से इंडियन इकोनॉमी को सर कितना पुश मिलेगा और रियल एस्टेट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में? So economy will do well. 5, 6, 7% growth तो आता रहेगा. All the hard work we have done is good enough to give us that 5, 6, 7% growth. But we won't be able to grow at 10% unless until we take tough decisions. And those tough decisions involve improving processes, providing capital, and finally encouraging businessmen. I'll give you an example. Today we are lagging behind in technology. But do you know that there was a gentleman called Professor Arogya Swami Paul Raj? He was born in Coimbatore. For 26 years he worked in Indian Navy, created sonar system. Even today Indian Navy uses it. And when he retired from Indian Navy, he went abroad to Stanford and studied over there, eventually became professor, and eventually invented MIMO technology, which is multiple input, multiple output, on which today's 4G, 5G, and LTE technology is there. Now, number one, could we have retained Professor Paul Raj in India so that he can create MIMO technology here? Second, would he have got that freedom, that funding, that ecosystem to create MIMO in India? Third, चलो आप अमेरिका में चले गए, हमारे पास इकोसिस्टम नहीं थी, but as an Indian, can we still leverage his knowledge? These are all the questions, Shekhar Bhai, which we don't have answers for. And ultimately, as a nation, we'll have to go from this mindset that I'm not happy with 5, 6, 7% growth. We want to grow at 10%, and whatever is needed to grow at 10%, we are happy to do. Steps are being taken, like R&D fund of 1 lakh crore has been announced, but it should find its Professor Arogya Swami Paul Raj, so that he doesn't create wealth in US, but he creates wealth in India. अभी I think we'll take 1 or 2 questions from the crowd. We have a limited time, so anyone quickly. आप आगे आ जाइए, मैं आपको माइक दे देता हूँ, वो ढूंढ के लाएगा, तब तक अपना टाइम वेस्ट होगा. Thank you. Thank you for giving an insight on InvITs, REITs, and tokenization. Like world is now there on tokenization. Can you please elaborate and tell the colleagues how this could be helpful? Because what happens, I come with a project, develop it, sell it beforehand after just taking the radar, and I'm out of the project post completing. But in a longer term, if I am developing an assets which are a category of A grade, which would be coming in REITs, InvITs, and tokenization sort of asset class, so that would going to
add value to the nation and to the real estate developer himself. So if you can like please give bit more insights on it. Thank you. So, I mean, obviously, it's a vast topic and it will require a lot of time, but I'm just trying to put Gagar mein Sagar. Today, for any business to grow, you require money. And there is limited capital available because people have different risk return profile. People have liquidity risk. People want to invest in short term, not lock for long term. How do I create an instrument which takes short term money for long term purpose? REIT, InvIT, tokenization. These are all ways and means in which short term surplus can be invested for a longer term purpose. The borrower gets long term money and investor still can get short term return. Let's say there is one property of 100 crore, but you don't have money to buy. Let's say you want to buy 100 crore worth of land. No banks can finance. NBFCs and PE and VC fund, real estate fund will charge you 24-30% return. At that cost, uncertainties of getting approvals for land, it makes you avoid the risk. But through tokenization, it is possible for me to create, let's say, 1,000 units of 10 lakh rupee each, which can be placed with investors and they become fractional owner of that land. Maybe I'll keep 10 crore worth of fractional ownership of land and put 90 crore in the market, build the building because there is funding available from the market. Now, whether it takes 6 months to develop or 6 years to develop doesn't matter because tokens can be traded in the market. The investors will have liquidity, they have potential high return. Within tokenization, I can splice risk, a senior debt, a junior debt. Senior debt gives you higher safety and lower return. Junior debt can give you lower safety and higher return. I can do splicing of risk. I can innovate in a manner where a person on the street, instead of keeping money at home, buying gold, or putting money somewhere else, actually invests into real estate even with smallest amount. This will help you get financing at a much cheaper price. This will allocate savings into real estate industry and you'll be able to create scale. Do we have policy for tokenization? Answer is no. But please work with Nandan Nilekani and Dr. Pramod Verma. They are trying to formulate policy on tokenization. Nandan created Aadhaar, Nandan created UPI. Nandan is creating ONDC. It's already created, but now he's trying to popularize it. Like Aadhaar, UPI, ONDC have become successful. With your help, your support, tokenization of real estate can also become successful. It will unlock money lying in Tijori into real estate sector. I hope I'm able to give some clarification, but it's a big topic. I'd like to invite on stage Mr. Rohit Raj Modi and Mr. Gaurav Gupta, requesting you to please join us on stage as it is time for us to felicitate Mr. Nilesh Shah and thank him and say dhanyavad for this abundance of wisdom that he has shared with us today.